हम्म। तो कूलाम के नियम पे हम चर्चा कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि कूलाम का नियम वैद्युत बल से संबंधित है, और जिस तरीके से न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित था, और उसमें उसने बताया था कि दो द्रव्यमान अगर एक दूसरे के कुछ समीप या दूर रखे गए हों तो उनके बीच में सदैव आकर्षण का बल लगता है, और जो आकर्षण का बल लगता है वो द्रव्यमानों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक वैसे ही चूँकि जो आवेश है वह भी द्रव्यमान का ही एक विशिष्ट गुण है, तो अगर आवेश द्रव्यमान का गुण है तो जो द्रव्यमान की प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग जो है आवेश की भी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो कूलाम ने क्या किया, न्यूटन के उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करने का प्रयास किया, और जो शुरुआती लेवल में इन्होंने प्रयोग किए वो सत्य भी रहा, लेकिन इनके नियम में कुछ कमियां थी जिसे बाद में दूर किया गया। क्या क्या कमी थी और क्या नियम है वो हम सीखते हैं। कल आपको मैंने लिखा दिया था कि इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना स्पष्ट हो गया था। तो हम मान लेते हैं एक द्रव्यमान है m1 और जिसके लिए आवेश की वैल्यू क्या है q1, और एक दूसरा द्रव्यमान है m2 जिसके लिए आवेश की वैल्यू है q2, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है स्मॉल r। इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा था उनमें से आवेशों के ये अनुक्रमानुपाती होता है बल, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इन्हीं को आपस में मिला के लिखा गया था q1 इंटू q2 बटा r स्क्वायर, या इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लिखते हैं k q1 q2 बटा r स्क्वायर, और जो k का मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया था वो था 9 × 10 की घात धन 9 प्रयोग द्वारा एक एक कूलाम आवेश लेकर के 1 मीटर की दूरी पर रखा गया और ज्ञात किया गया 1 न्यूटन बल द्वारा कितना बल लगता है। ये भी 1 न्यूटन, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 रखो तो k का मान आ नहीं जाएगा। तो एकांक मानों के लिए इसके का मान ज्ञात किया गया। हाँ, कूलाम ने ज्ञात किया था। अब इसमें अगर आप देखो तो जो दो आवेशों के बीच बल है वो आवेशों पर निर्भर करता हुआ दिख रहा है और उनके बीच की दूरी। तो इतने तथ्य के अनुसार जो यहाँ तक ज्ञात है, इसके अनुसार वैद्युत बल का मान आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये दो बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन बाद में और एक्सपेरिमेंट हुए, नई नई चीज़ें आई, तब उसमें देखा गया कि जो ये दो केवल गुण रखे गए हैं आवेश और दूरी, केवल आवेश और दूरी पर ही नहीं निर्भर करता, यह आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। जैसे ये दोनों आवेश हैं, अगर अभी निर्वात या वायु में है, इनके बीच में हम कोई पदार्थ रख दें, कोई भी मटेरियल लिया जा सकता है। अगर आप कोई पदार्थ यहाँ रखोगे तो उस पदार्थ के कारण दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बदल जाता है। यस, तो ये चीज़ इसमें यूज नहीं किया गया था, बाद में से संशोधित किया गया। तो आवेशों के बीच जो बल है उसमें संशोधन का क्या होगा भाई, देखो ध्यान से। संशोधन में पहला किया गया माध्यम। किसका संशोधन किया गया? माध्यम। कि आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अब इस माध्यम को एक नया नाम दिया गया परावैद्युत। क्या नाम दिया गया? परावैद्युत। अंग्रेजी में इसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और इस परावैद्युत के प्रभाव को संकेत करने के लिए एक अक्षर प्रयोग किया गया और उस अक्षर को बोलते हैं परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसे लिखते हैं कैपिटल के। परावैद्युतांक को क्या लिखा जाता है? कैपिटल के। और कैपिटल के की वैल्यू एक होती है निर्वात या वायु के लिए। किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1। अगर जल है तो इसके लिए इसका मान होता है 81, वाटर के लिए। के की वैल्यू 6 होती है अगर ये क्या हो? अभ्रक हो। अभ्रक जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। अगर चालक कोई है, जैसे है सोना है, चांदी है, तांबा है, ये चालक धातुएं हैं। अगर कोई चालक पदार्थ है तो इसके लिए मान क्या होता है? इनफाइनाइट। चालकों के लिए क्या होता है? अनंत। तो देखो
संशोधन में पहला संशोधन क्या किया गया माध्यम का, कि आवेशों के बीच बल केवल आवेश की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर ही नहीं अपितु आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे माध्यम बदलेंगे इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, बदलेगा। अब इस परावैद्युतांक को हमें ऐड करना होगा फॉर्मूले में। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो संशोधन किया गया वो था 3 डायमेंशनल नेचर ऑफ चार्ज। 3 डायमेंशनल नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की त्रिविमीय प्रकृति। हमने आपको बताया कि आवेश जो प्रभाव रखता है वो स्फेरिकल, क्योंकि जो छोटा से छोटा द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टिंग मास माना जाता है और वो स्फेरिकल है। और उस स्फेरिकल मास के लिए जो क्षेत्र बनता है वो त्रिविमीय होता है। तो एक आवेश का प्रभाव क्षेत्र त्रिआयामी है। अब अगर हम 2 आवेशों को आसपास रखते हैं जिनके बीच में बल लगता हो, तो ध्यान देना, एक आवेश मान लो यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। इन 2 आवेशों के बीच में बल लग रहा है, तो इन बलों को इंगित करने के लिए बल रेखा खींचते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से बल रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बल रेखाएं खींचते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो जो बल रेखाएं हैं, क्या एक आवेश से शुरू हुई संपूर्ण बल रेखा दूसरे आवेश को प्रभावित कर रही है? तो इसका उत्तर है नहीं। इस बल रेखा के लिए देखें तो सिर्फ इतना जो इसका घन कोण है, सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं, सॉलिड एंगल पढ़ा होगा आपने, ये जो घन कोण है ओमेगा, सिर्फ इस घन कोण वाली रेखा ही सामने वाले को प्रभावित करती है, सभी रेखाएं इसको प्रभावित नहीं करती है। इस 3 डायमेंशनल नेचर के लिए अगर हम देखें तो गोलीय अवस्था में कोई गोला हो तो उसके लिए घन कोण का मान होता है 4 पाई स्टे रेडियन। यस, तो जो 3 डायमेंशनल नेचर ऑफ चार्ज है यह भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो 2 संशोधन करने हैं। क्या क्या? कि आवेशों के बीच बल केवल आवेश और दूरी पर नहीं, आवेशों के बीच के माध्यम पर और आवेशों की त्रिविमीय प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये 2 संशोधन करने। एक गोले के लिए 4 पाई स्टे रेडियन होता है। हाँ, बल रेखा है नहीं, आवेश तो गोलीय होता है ना भाई, आवेश तो गोलीय है और उसमें से आप देखो तो पूरा 4 पाई स्टे रेडियन कोण बनता है। अब 4 पाई में से किसी एक हिस्से की बल रेखा दूसरे सामने वाले आवेश को प्रभावित करती है, सारे तो प्रभावित करते नहीं है, तो हमें इसका कोई एकांक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अब ये जो 2 संशोधन इसमें किए गए, इन 2 संशोधनों के बाद जो ये कांस्टेंट के आप देख रहे हो इसे बदल दिया गया और अब न्यू कांस्टेंट यूज़ किया गया, नया नियतांक या नया मान। किसका? के का। जो ये के है इसे हटाकर लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा गया। ठीक है, अब इसमें देखो के परावैद्युत भी शामिल हो गया, 4 पाई ये घनकोण भी शामिल हो गया और एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात अथवा वायु के लिए है कि अगर कुछ भी माध्यम ना हो तो वैक्यूम बचेगा। तो वैक्यूम के लिए क्या मान होगा? तो जब वैक्यूम की बात आएगी तो के हटा देंगे, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इतने का मान के मान के क्या होता है? बराबर 9 × 10⁻9। यस, अब अगर हम ये फॉर्मूला लिखें तो अब यही फॉर्मूला बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा, लेकिन ये कब है? निर्वात या वायु के लिए, निर्यात या वायु के लिए है। अगर निर्वात या वायु ना हो, उसके बीच में मोम रखा गया हो, पेपर हो, आयल हो, कोई माध्यम हो, तब ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलाम का नियम। तो अब देखो
जो कूलाम ने बल को बताया था वो सिर्फ इतना बताया था कि बल आवेश और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बाद में ये 3 तथ्य और जोड़े गए कि बल केवल आवेश और दूरी पर ही नहीं, आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है, आवेश की त्रिविमीय प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और तब ये फॉर्मूला आया और यही फॉर्मूला आगे आपको पढ़ना है और इसी के द्वारा हमें नए नए मान प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे चर्चा करते हैं। इस एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और इस निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं, जो कल पढ़े थे वहीं से आगे लिखो। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है। और एक प्रश्न और इसमें बनता है, दूसरा वो होता है परावैद्युतांक की परिभाषा या परावैद्युतांक के अनुसार बल का मान, के अनुसार लिखिएगा नहीं आप लोग, बल का मान ज्ञात करना। ठीक है, 2 प्रश्न इस टॉपिक से, जो कूलाम का नियम है, इस टॉपिक से 2 प्रश्न बहुविकल्पीय में आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो एप्सिलॉन नॉट का पहले मात्रक और विमीय सूत्र देख लेते हैं और उसे याद रखेंगे, फिर उसके बाद हम इस परावैद्युतांक के लिए बल को कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र लिखने के लिए लगेगा तो कूलाम का ही फॉर्मूला। कूलाम का फॉर्मूला कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप लिखना चाहो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आर स्क्वायर, 4 पाई का यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिए, Q1 इंटू Q2 बाई, ये 4 पाई को यहाँ ले आते, ये F के साथ कर देंगे, 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। अब अगर आप इसका मात्रक लिखोगे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के लिए चार्ज का यूनिट लिखना होगा, तो यह आएगा कूलाम गुणे कूलाम, अब बटे 4 पाई एक कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस। अब इसके बाद में इसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, DF का मतलब डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र है। तो जब विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का लिखोगे तो कूलाम का लिखना पड़ेगा, और कूलाम आवेश है और आवेश मूल राशि नहीं है, मूल राशि तो वैद्युत धारा और समय है, मूल राशि आवेश नहीं है, मूल राशि वैद्युत धारा और समय है। तो कूलाम को हटा के I इंटू टी अर्थात एम्पियर गुणे सेकेंड इस्तेमाल करेंगे, तो कूलाम स्क्वायर की जगह हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर बटे न्यूटन बल है, और बल का विमीय सूत्र होता है mL/-2, और दूसरा है मीटर स्क्वायर, तो मीटर का लिखते हैं L, यही तो आएगा परिणाम में, +2 यूज़ करेंगे ना, मीटर की जगह L यूज़ करते हैं। बीमा निकालना जानते हो ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, जहाँ समय रहे सेकंड रहे वहाँ T लिखो, जहाँ द्रव्यमान रहे वहाँ M लिखो, जहाँ डिस्टेंस रहे मीटर रहे वहाँ L लिखो, जहाँ ताप रहे वहाँ थीटा प्रयोग करिए, यही तो यूज़ करते हैं। होती है। अब इन्हें एक क्रम में लिखते हैं, तो M को अंश में लिखते हैं तो हो जाएगा m⁻1, फिर L का L स्क्वायर से गुणा करोगे L³ आएगा, अंश में लिख देंगे तो L⁻⁻3, और ऋण 2 अंश में जाके धन 2 हो जाएगा, तो 2 और +2 मिलके हो जाएगा 4, और A की पावर कितना आ जाएगा 2। तो जो विमीय सूत्र है वो आया m−L⁻⁻3T⁴A²। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, कूलाम का नियम तो नहीं आएगा लेकिन ये आता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमको क्या मिल गया भाई, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर,
और एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र है वो मिला m इनवर्स l पावर -3 t पावर 4a स्क्वायर, ये विमीय सूत्र हो गया। इसके बाद आता है कि परावैद्युतांक के अनुसार बल का मान कैसे बदलेगा। तो इसे ध्यान देना, अगर हम निर्वात या वायु की बात करें, निर्वात या वायु, तो निर्वात या वायु के लिए जो कूलाम का फॉर्मूला है वो सिर्फ यूज़ किया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। निर्वात या वायु के लिए हम इसको FO लिख लेते हैं। निर्वात या वायु के लिए FO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मैंने इसमें F नॉट निर्वात या वायु के लिए हमने यहाँ K नहीं प्रयोग किया, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है, आवेश निर्वात या वायु में रखा हुआ है। अब अगली बार हम एक माध्यम ले लें, किसी माध्यम में अगर आप रखोगे तो बल F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K आ जाएगा, और Q1 Q2 बटा R यही तो मिलेगा। कोई संदेह तो नहीं ना आपको। अब आप ध्यान दो, हम इसे चाहें तो एक अलग तरीके से लिख सकते हैं ऐसे 1/K गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा R, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू निर्वात या वायु के लिए बल का मान है कि नहीं है ना, निर्वात या वायु के लिए बल का मान। तो F बराबर हो जाएगा 1/K × F नॉट, या K को इधर कर ले तो K बराबर हो जाएगा F नॉट बाई F। तो अगर मुझे पहले से पता हो कि किसी निर्वात या वायु के लिए वैद्युत बल का मान 10 न्यूटन है, तो 4 परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल का मान क्या होगा, तो हम इसमें मान रख करके सीधे सीधे मान निकाल सकते हैं बिना इस Q1 Q2 का उपयोग किए। तो ये 2 प्रश्न बनते हैं जो बोर्ड परीक्षा में कूलाम के नियम से पूछा जाता है। एक ये मात्रक बीमा और एक ये इस प्रकार से न्यूमेरिकल वाला प्रश्न आता है। 1-1 नंबर का बहुविकल्पीय बनता है। हाँ, दिया रहेगा बिल्कुल। हाँ, अब इन 3 राशियाँ हैं, निर्वात या वायु के लिए बल का मान, माध्यम के लिए बल का मान और माध्यम का परावैद्युतांक। इन तीनों में से कोई 2 राशि आपको दी जाएगी और 1 राशि आपको ज्ञात करना होगा, और ये बोर्ड परीक्षा में आता है 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न में। क्लियर है? हाँ, परावैद्युतांक किसे कहते हैं ये आप पूछ रहे हो, तो यहाँ से लिख नहीं सकते हो परिभाषा। निर्वात अथवा वायु, देखो यहाँ से भी परिभाषा लिख सकते हैं परावैद्युतांक की, कि 2 आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ से परिभाषा भी लिख सकते हैं। हाँ, निर्वात अथवा वायु में रखे 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। जल में रखेंगे तो K का मान आप यूज़ करोगे 81, ये बात है। हाँ, नोट कर लीजिए इसे, ध्यान में रखिएगा, बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है ये। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप में क्यों लिखना पड़ता है, इसको लिखा क्यों जाता है, क्योंकि बल जो है ना वो सदिश राशि है, और बल अगर सदिश राशि है तो चाहे कोई भी बल हो, चाहे वैद्युत बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, घर्षण बल हो, उस बल में दिशा जरूर होगी, तो वो तो सदिश होगा ही। तो अगर कूलाम का नियम बल से संबंधित है तो कूलाम के नियम का सदिश रूप भी आना चाहिए। अब सदिश रूप कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज वेक्टर का होना चाहिए। तो वेक्टर का बेसिक नॉलेज ये है कि अगर हम कहीं भी सदिश लिख रहे हों तो उस सदिश का मान लिखने के लिए उसका परिमाण पता होना चाहिए और दिशा पता होनी चाहिए। परिमाण और दिशा, और दिशा के लिए यहाँ क्या इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, दिशा इंगित करने के लिए
एकांक सदिश का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर हमेशा किसको व्यक्त करता है? डायरेक्शन को। ठीक है, तो अगर हम कोई सदिश लिख रहे हैं तो सदिश का परिमाण और उसमें एकांक सदिश का हमें करना पड़ेगा गुणा, क्योंकि एकांक सदिश क्या व्यक्त करेगा? दिशा को, और परिमाण तो हमें मालूम ही है। यानी जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यही वेक्टर होता है। अब जैसे हमने एक लिखा वेक्टर ए, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए और इसका यूनिट वेक्टर ए कैप लिखना होगा, ऐसे तो लिखना होगा। अब अगर हम कूलाम के नियम को लेते हैं लॉजिक में, तो कूलाम के नियम के अनुसार बल का परिमाण कितना होता है? बल का परिमाण आवेशों के लिए 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होगा। अगर इस बल का आप वेक्टर रूप लिख रहे हो, सदिश रूप, तो सदिश रूप लिखने के लिए हम लगाएंगे वेक्टर F, और जैसे ही आप वेक्टर लगाओगे तो आपको परिमाण और उसके लिए यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर बल का लिखेंगे, और जो बल का यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन को शो करेगा, और डायरेक्शन किधर होता है बल का? ध्यान देने, समझने वाली बात है। बात ये है कि अगर मान लो एक आवेश यहाँ और एक आवेश यहाँ है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन आवेशों के बीच की दूरी R है। तो जो बल की दिशा है वो बल की दिशा किसके अनुसार लगेगी? दूरी के अनुसार बनेगी। क्यों? या तो पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर बनेगा, या दूसरे से पहले की ओर बनेगा। तो जो बल है वो किसकी दिशा में हो रहा है भाई? दूरी के अनुसार हो रहा है ना। सेंटर ऑफ मास के बीच जो दूरी है, उस दूरी के अनुसार बल की दिशा तय हो रही है। इसलिए यहाँ पर वेक्टर F का कैप नहीं, R का कैप लिखेंगे। किसका लिखेंगे? R। और अब ये हो जाएगा वेक्टर F बराबर परिमाण F का वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R कैप। इसे कहते हैं सदिश रूप। अगर R कैप चाहो तो R कैप हटा सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ से A कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। A कैप बराबर लिखोगे वेक्टर A बटा A, वेक्टर A बाई A, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो सदिश रूप लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर गुणे वेक्टर R बाई R, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R क्यूब और गुणे वेक्टर R। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, नोट कर लीजिए। बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। हमें कंपेयर करना है गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल को, दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कुछ विशिष्टताएं इनके अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बोर्ड परीक्षा में आएगा? ना, आएगा ये नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का क्या अनुपात होता है? कोई आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे ये KTU का है या नीट का एग्ज़ाम देने गए या पॉलीटेक्निक का परीक्षा देने गए, तो उस परीक्षा में ये टॉपिक पूछा जाता है। हाँ, मेंस में भी पूछता है। यस, तो इसमें कुछ कंपैरिजन लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखो, नंबर एक फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों रूप का हो सकता है। दोनों रूप का हो सकता है।
जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। हो गया। ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? वैद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल उससे वीक फोर्स है। थर्ड, हाँ, थर्ड पॉइंट लिखिए, वैद्युत बल लघुपरासी जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घपरासी होता है। वैद्युत बल लघुपरासी, लघुपरासी शॉर्ट रेंज, हाँ हाँ, लघुपरासी जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी होता है। यानी जो आपका वैद्युत बल है वो शॉर्ट रेंज वाला है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? लॉन्ग रेंज वाला है। ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम तुलना करेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम के लिए। तो देखते हैं क्या क्या कंपैरिजन लेना है। हम फर्स्ट कंपेयर करेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका अपना निश्चित द्रव्यमान भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दूसरा द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन ही है तो इसका भी द्रव्यमान 9×10⁻31 होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान मिलकर ने 1.6×10⁻19 कूलाम ज्ञात किया था। दूसरा कण भी इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी 1.6×10⁻19 कूलाम आएगा। हमें इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। और तुलना करते समय हम ध्यान में रखेंगे कि ये कहाँ रखे हुई है? एयर या वैक्यूम में, किसी माध्यम में नहीं रखा हुआ है, एयर या वैक्यूम में रखा है। तो अगर एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है तो सबसे पहले वैद्युत बल की बात करो तो वैद्युत बल का मान आएगा 1/4πε0 Q1/Q2/R। जबकि गुरुत्वाकर्षण ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1 इंटू m2/R। ये जो 1/4πε0 है ये कांस्टेंट की वैल्यू निश्चित है 9×10⁻9 Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। यहाँ पर जो इस कैपिटल G देख रहे हो इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान भी निश्चित है 6.67×10⁻11 और गुणे m1 इंटू m2/R स्क्वायर। अब इन दोनों का भाग कर देंगे तो जब तुलना करोगे तो Fe/Fg लिखना होगा। Fe का मान 9×10⁻9 गुणे Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर और पूरे के बटे 6.67×10⁻11 और m1 इंटू m2/R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा तो Fe/Fg बराबर हो जाएगा 9×10⁻9 तो 11 9 20 कर दे सीधे। 9/6.67 गुणे 10⁻20 और गुणे Q1 इंटू Q2/m1 इंटू, देखो ये जो अनुपात आया है ये इलेक्ट्रिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से है। अब इसी में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉनों के आवेश और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को रख देंगे। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन का है तो प्रोटॉनों के आवेश और प्रोटॉन के द्रव्यमान को रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश और द्रव्यमान को रख देंगे और यहाँ से आपको मान प्राप्त होता रहेगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके आगे आपको कल सिखा देंगे हम। कहाँ पे? ये तो यूनिवर्सल नियम है ग्रेविटी का, न्यूटन का, ये तो ग्रेविटी का रूल है यूनिवर्सल।
किसका? अलग अलग मान, बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लेंगे तो अलग अलग मान आएगा नहीं, द्रव्यमानों के अलग अलग मान आ जाएंगे।